नमस्कार दोस्तों। आज के दिन पूरी दुनिया में 99% एरोप्लेन्स जो कि आसमान में उड़ रहे हैं, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि वो सारे प्लेन्स सिर्फ दो कंपनीज ही ऑन करती है, सिर्फ दो कंपनीज ही उन्हें बनाती है, एयरबस और बोइंग। बात थोड़ी अजीब है, लेकिन ये दो कंपनीज ही एविएशन मार्केट का 99% का शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि कोई बड़ी कंपनी एविएशन मार्केट से जुड़ नहीं पाई और इंडिया, चाइना, जापान जैसी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक रखने वाली कंट्रीज़ तक एविएशन मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाई। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, बोइंग का नाम सुनते ही हमारे माइंड में बोइंग को लेकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर सामने आता है, एक बड़ा सा प्लेन जिसके बड़े बड़े विंग्स और काफ़ी ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम बोइंग की हिस्ट्री की बात करें तो बोइंग की शुरुआत हुई थी 1916 में। 1916 में वॉशिंगटन के सिएटल में विलियम्स बोइंग ने बोइंग कंपनी की शुरुआत करी थी। ये उस वक्त की बात है जब बोइंग एक इनिशियल कंपनी थी अपने एविएशन मार्केट में। शुरुआत से ही बोइंग एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ा सा नाम लेके उभरा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी रही यूएस गवर्नमेंट के लिए। वॉर के टाइम यूएस गवर्नमेंट को मॉडर्न एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी, बॉम्बर्स की ज़रूरत थी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी और उस टाइम पर $100 बिलियन की फंडिंग की गई थी ताकि वो सारी चीज़ें डेवलप कर पाए। और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते बोइंग और यूएस गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी। यूँ कहे कि ये बोइंग कंपनी एक यूएस गवर्नमेंट का ही पार्ट है। इसी सेम टाइम पर यूरोप में भी कई छोटी छोटी कंपनीज कोशिश कर रहे थे कि अपने एविएशन मार्केट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्हें भी छोटे मोटे एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत थी। इसलिए कुछ इनोवेशन यूरोपियन कंपनीज से भी देखने को मिले। लेकिन उस टाइम तक बोइंग एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, एक अलग ही पहचान बना चुका था अपने एविएशन मार्केट में, क्योंकि खास बात यह थी कि यूएस गवर्नमेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा था इसे। आखिर जर्मनी, फ्रांस और यूके ने डिसाइड किया कि ये तीन छोटी छोटी कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी कंपनीज बनाकर एविएशन मार्केट में एंट्री लगे। इस तरह से एयरबस बनी दुनिया की सेकंड बड़ी एविएशन मार्केट की कंपनी। मतलब कि बोइंग और एयरबस आज जो दुनिया में मौजूद है, इनकी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है और बड़े स्केल पर पैसे और रिसोर्सेज है जो कि उन्हें गवर्नमेंट से मिले हैं। इनफैक्ट दोस्तों, बोइंग यूएस का सबसे बड़ा लॉबिंग एजेंट है और हर साल बोइंग यूएसए में करीब $200 मिलियन की लॉबिंग करता है। दोस्तों, लॉबिंग क्या होता है? अगर इसे थोड़ा शॉर्ट में समझाओ तो एक हिसाब से रूल्स और पार्लियामेंट का डिसीजन को चेंज करने के लिए जो पैसों का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को लुभाने के लिए, उसे लॉबिंग कहा जाता है। और ख़ास बात तो यह है कि यूएसए उसे लीगल भी मानता है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में बोइंग और एयरबस ही एविएशन मार्केट में क्यों है, बाकी कंपनीज को भी चांस क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में रिसोर्स या टैलेंट की कोई कमी है एक अच्छा पैसेंजर जेट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो है एविएशन मार्केट की, जिसे आज के दिन किसी कार्टेल की तरह चला जाता है, किसी ग्रुप की तरह चलाया जाता है, जिसमें बोइंग और एयरबस ये आपस में ही अपना ग्रुप बनाकर रखे हुए हैं और इस ग्रुप में बाहरी एयरलाइंस के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उसी बाहरी लोगों में से आता है जिसे इस कार्टेल में एंट्री नहीं दी जाती और इस काम में मदद करती है उनकी गवर्नमेंट के साथ की गई लॉबिंग। और इसी लॉबिंग की वजह से बाकी कंट्रीज़ की जो कंपनीज होती हैं उन्हें दबाने का काम करती है, उन्हें रोकने का काम करती है। और इस एंट्री को रोकने के लिए दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी की मदद करते हैं। पहले फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों, प्लेन डेवलपमेंट कॉस्ट। दोस्तों, ऑब्वियसली कोई प्लेन बनाना, कोई प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग करना कोई सस्ती बात तो है नहीं। स्पेशली किसी पैसेंजर सेगमेंट की बात करें, किसी जेट लाइनर्स की बात करें तो उन्हें डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। 10 से $15 मिलियन ये तो सिर्फ एवरेज प्लेन डेवलपमेंट कॉस्ट है। उसके बाद टेस्टिंग, अप्रूवल और टेक्नोलॉजी, इन सब बातों पर ध्यान दे तो कुल मिलाकर 30 से लेकर $50 मिलियन तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती एक ऐसे वेंचर पे पैसे लगाना जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो फेल हो जाने का, उसे डूबने का। लेकिन ऐसे भी कुछ कंपनीज थी जो रिस्क लेकर मार्केट में उतरे थे और कुछ टाइम बाद ही उन्हें क्रैश कर दिया गया। सेकेंड फैक्टर्स की अगर बात करूँ तो आपको इसमें यह समझ आएगा कि मैं बोइंग और एयरबस को कार्टेल क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के पास अपनी अपनी गवर्नमेंट पॉकेट में है, तो इसका इस्तेमाल करती है रिस्ट्रिक्शन और लॉ चेंजेस करने के लिए, किसी भी कंपनी को कंपटीशन में आने से रोकने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ऐसे काम करता है, स्पेशली जो यूएसए की गवर्नमेंट है और जो यूरोपियन की गवर्नमेंट है, उनके पास एविएशन पॉलिसी बनाने वाली बॉडीज़ है, उनका एक बड़ा सा डोमिनेंस है अपने अलग ही एविएशन मार्केट में।
इनफैक्ट दोस्तों, हम कुछ कंपनीज को छोड़ दें जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, कनाडा जैसे, इसके अलावा भी जितने कंट्रीज मौजूद है दुनिया में, वो सभी के सभी FAA या फिर यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी स्टैंडर्ड को मानते हैं। अगर समझो कि FAA ने कह दिया कि ये प्लेन सेफ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसे USA के अंदर ही यूज़ करना छोड़ दिया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। यही सेम चीज़ यूरोपियन गवर्नमेंट के साथ है, इसलिए बाकी कंपनीज को भी इनके रूल्स और ऑर्डर्स को मानना पड़ता है, जिस वजह से सारी छोटी छोटी कंपनीज एविएशन मार्केट में जगह नहीं बना पाती। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो बोइंग और एयरबस जैसे बड़े कंपनीज ने कुछ कॉम्पिटिटर को सक्सीड होने से रोक दिया। पहले अगर बात करें स्मॉल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के, तो छोटे समय तक प्लेन उड़ाना अनप्रॉफिटेबल होता था कंपेयर टू बड़े एयरक्राफ्ट। इस वजह से बोइंग और एयरबस ने इन दोनों कंपनीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन बॉम्बार्डियर एक कैनेडियन कंपनी थी जो पहले छोटे प्लेन्स बनाया करती थी। इन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि बढ़ते हुए एयरलाइंस के मार्केट में छोटे पैसेंजर प्लेन का मार्केट बढ़ेगा, और अकॉर्डिंगली इन्होंने प्लेन्स बनाना भी शुरू कर दिया। जब तक ये डेवलप हुआ तब तक पूरी दुनिया भर में स्पेशली जो बजट कैरियर्स थे उन्हें भी छोटे एरोप्लेन्स की ज़रूरत थी, इसलिए इसे बड़े स्केल पर प्री ऑर्डर कर लिया। और फिर ऑब्वियसली बोइंग और एयरबस को समझ आ गया है कि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर ले लेगा, और ऑब्वियसली ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इसलिए बोइंग ने US गवर्नमेंट से कहा कि बॉम्बार्डियर जहां इतने सस्ते प्राइस में प्लेन ऑफर कर रही है ताकि मार्केट में पोजीशन एक्वायर कर ले, और ये इनलीगल है, इसलिए कहा कि 80% इम्पोर्ट टैक्स बॉम्बार्डियर पे लगा दे। और फिर US ने भी वही किया, 300% इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया, और जिस वजह से बॉम्बार्डियर ने अपने प्रोजेक्ट पे जितना पैसा लगाया था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, और धीरे धीरे ऑर्डर्स आना भी कम हो गए, और कंपनी ऑलमोस्ट डूबने की कगार तक पहुंच गई थी। लेकिन उसी समय एयरबस ने उस कंपनी में 85% के शेयर खरीदकर पूरी कंपनी ही खरीद ली। यूँ समझे कि बॉम्बार्डियर कंपनी तो बच गई, लेकिन जो फिर से पूरा प्रोजेक्ट चले गया डिओपोली वाली कंपनी के पास, और एक नया कॉम्पिटिटर उभरता हुआ नजर नहीं आया। अगला एग्जाम्पल अगर चाइना का देखें तो चाइना में भी कोमैक नाम की कंपनी से शुरुआत करी थी, लेकिन 7 साल तक सिर्फ 20 एरोप्लेन ही बेचने के बाद बोइंग और एयरबस के डिओपोली की वजह से वो भी कुचल दिया गया, और इस कंपनी ने भी जहां अरबों रुपए इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। उसी तरह से ब्राज़ील ने भी एम्ब्रायर नाम की कंपनी से शुरुआत करी थी 1969 में, लेकिन हुआ वही जो हर बार ही होता आया है। बोइंग ने गवर्नमेंट टैक्टिक्स का यूज़ करके इसे भी गिराने की कोशिश करी। फाइनली इसे मित्सुबिशी जापानीज कंपनी ने खरीद लिया। 7 साल का क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद और 250 से ज़्यादा प्री ऑर्डर लेने के बावजूद इस कंपनी ने प्लेन को अब तक FAA ने अप्रूव नहीं किया, जबकि मित्सुबिशी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्लेन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा, और कोई वजह भी नज़र नहीं आ रही थी कि इस प्लेन को फेल करे। दूसरी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि बोइंग 737 मैक्स जो कि 2 से ज़्यादा क्रैशेस करा चुका है, और बहुत सारे लोग मर चुके हैं इस क्रैश की वजह से, फिर भी 1 साल से भी कम समय में FAA के द्वारा 737 मैक्स को फिर से अप्रूवल मिल जाता है। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कंपनीज किसी भी कॉम्पिटिटर को एविएशन मार्केट में टिकने नहीं देती। अगर हम बात करें इंडिया की, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया प्लेन्स नहीं बनाता है। एक्चुअली इंडिया में भी छोटे साइज़ वाले क्राफ्ट, सी प्लेन, डोमेस्टिक प्लेन्स बना चुका है। लेकिन इंडिया जिस दिन किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करेगा, तब जाहिर सी बात है कि ये दोनों कंपनीज़ के नज़र में आ जाएगा। और जैसे हमारी सिचुएशन है गवर्नमेंट के हिसाब से, पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो रिसोर्सेज है इस तरह के प्लेन्स को डेवलप करने के लिए चाहिए, अगर हम गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो कई सारे सवाल इस पर उठेंगे। फेवरिज्म, लॉन्ड्रिंग, लॉबिंग, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स बनेंगी, जिस वजह से क्रिटिसिज्म बहुत बड़े स्केल पर होगा, और गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना नाम तो खराब नहीं करना चाहेगी। अगर ग्लोबल सपोर्ट की बात करें तो आज के रिसोर्सेज से हम कोई बड़ा प्लेन बना भी लेते हैं तो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक ग्लोबल एविएशन मार्केट के अंदर उसे एडॉप्ट नहीं किया जाता। मतलब कि इंडिया के बाहर भी ये प्लेन बड़े स्केल पर बिकना चाहिए, तब जाकर इसे सक्सेसफुल कह सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा हम सब जानते हैं कि बाहरी कंट्रीज से ये सब करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्सटर्नल डिप्लोमेसी एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। इसलिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी ये 2 कंपनीज़ की वजह से, 2 गवर्नमेंट की वजह से एविएशन मार्केट में इंटर करने से रोके जा रहे हैं, और फिलहाल इस ओपन कार्टेल के कारण डिओपोली मेंटेन है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।